संस्कृत व्याकरण लेके आए हैं आप लोगों के बीच। आशा करता हूँ कि आपको व्याकरण अच्छे ढंग से समझ में आएगा, आपको व्याकरण समझ में आएगा और और जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब का सब एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हाँ, और कोई भी परिभाषा नहीं रहेगा और हम लोगों को कभी भी परिभाषा के चक्कर में आना भी नहीं चाहिए। हम बच्चों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। समझना ज्यादा जरूरी, हमारी समझ विकसित होना चाहिए। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? व्याकरण। क्या करेंगे? व्याकरण। व्याकरण क्या करेंगे? व्याकरण। बच्चों व्याकरण शब्द को देखे तो इसमें जो है ना, इसका अगर विच्छेद करें, व्याकरण शब्द का क्या करें? विच्छेद करें, विच्छेद करें। अरे भाई मार्कर दूसरा लो, मार्कर ठीक है, मार्कर लो, वहाँ है वहाँ। इसका अगर विच्छेद करें तो इसमें आपको वी और आंग, अंग पढ़ते हैं, जोड़, क्री, घन, अन। ठीक। आंग उपसर्ग में हलंत युक्त धातु का लोप होके अवस्था। ठीक। और वी और आंग ये दोनों क्या हो गया? वी और आंग ये दोनों उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और क्री क्या है? धातु। क्या है? धातु। हम लोग पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, अभी बस समझ लीजिए। क्या ये धातु है? धातु, धातु किसे कहते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। धातु क्रिया के मूल रूप। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। जैसे कोई एक क्रिया ले लेते हैं हम, जो मोबाइल लिख रहे हैं तो लिखना है। लिखना का मूल रूप क्या है? लिख। लिख धातु से क्या बना है? लिखना। लिख धातु से बना है लिखना। और लिख क्या हो गया? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। तो क्री धातु है और आपको अन क्या है? प्रत्यय है। क्या? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय ये है आपको प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। आपको एक बात ध्यान देंगे, कई बार पूछ रखा है व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको व्याकरण शब्द में वी और आंग उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गया और अन प्रत्यय हो गया। अब हम लोग मिलाते हैं। आप एक चीज देखिएगा, आपको जब संधि पढ़ाया जाएगा, हाँ हमारी क्लास होगी संधि की, जब हम पढ़ेंगे यन संधि। और यन संधि का नियम क्या कहता है? ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए, क्या बोलता है? यहाँ देखेंगे, हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ये हर्षई या दीर्घई की जगह पे आपको य हलंत होता है। ये हम लोग यन संधि में पढ़ेंगे। जब यन संधि पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, य हलंत हो जाता है। आप देखिए बी में बाद में ये है कि नहीं, ये को वह हलंत और हर्षई लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे? तो आपको ई या उसके बाद देखिए क्या बचता है? आ। क्या बचता है? आ। आप बताइए हर्षई या दीर्घई के बाद भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आएगा तो हर्षई दीर्घई की जगह क्या बनेगा? यो। क्या बनेगा? यो। तो इसके जगह क्या बन गया? यो। कौन सा संधि से? यन संधि से यो बन गया। चलिए अब मिलाते हैं। आधा वो, यो हलंत में आ मिला तो व्या, क्री का कर। यहां भी चलिए एक संधि और है, याद कीजिए। दीर्घ के बाद गुण संधि, दीर्घ के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि क्या कहता है? गुण संधि क्या कहता है? गुण संधि का एक छोटा सा नियम है कि री के बाद क्या क्या कहता है कि अ या आ के बाद री आएगा तो अर बनता है। क्या बनता है? अर।
आप लोग को गुण संधि पढ़ाया जाएगा, बस अब इतना देखिए कि अ या आ के बाद री आता है तो क्या बनता है अर, क्या बनता है अर। तो आप बताइए इसके बाद क्री को यहाँ लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप बताइए अ या आ के बाद री आया, आया तो ठीक है अर बनाते हैं। तो क्री का री का रो क रो, हाँ और अ न अन, रो अर बना आधा रो, देखिए आधा रो है और अन और आ जाएगा रो पूरा बन जाएगा। तो अ मिल गया तो पूरा रो हो गया और नो क्या बन गया व्याकरण। आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। आप लोग फिर से देखिए, देखिए व्याकरण शब्द का विच्छेद करेंगे तो वी और आंग उपसर्ग है, फिर ये धातु है और अन प्रत्यय है। ठीक, बना कैसे है तो आधा वो कैसे हुआ यन संधि से, जन संधि से आधा वो हुआ, हर सही की जगह यह आता है जन संधि का नियम में, ये आ करके जगह ये हो गया। क तो आपको दिख ही रहा है, देख रहा है। आप सोचेंगे री कैसे आया, तो ये री के जगह पे अ या आ के बाद अगर री आता है तो री का र होता है, रो हलंत और रो हलंत, तो क में र लग गया। ठीक, अब देखिए इसको क हलंत और री को आप ऐसे कर तो सकते हैं क हलंत और री। अब बताइए री के बाद अ या आ के बाद री आया है, क में री है और है री है, तो री का र हो गया और न तो अन प्रत्यय का है ही। इस तरह से व्याकरण शब्द बना है। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण शब्द समझ गए, अब हम लोग देखेंगे व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या होता है या क्या है, व्याकरण क्या है बोलेंगे एक शास्त्र। व्याकरण क्या है शास्त्र। हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, सॉरी पहले देखेंगे क्या उद्देश्य क्या होता है इसका, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य क्या है और इसमें है क्या, इसमें क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना व बोलना सीख पाए। अंततः क्या बोलेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें सही सही यानी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सिखाती है। वो हमें क्या, इसे क्या कहेंगे व्याकरण। व्याकरण के बदौलत ही हम सही से पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं, समाज में रह पाते हैं। हाँ, व्याकरण हमें एक प्रकार से बोलेंगे तो हमें डिसिप्लिन यानी हमें संस्कार दिखाएगा। क्या कहे बच्चों, कैमरा पर्सन का कैमरा ही जो है ना आपको इधर से उधर उधर से इधर हिल डुल रहा है, बड़ा समस्या हो रही है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉपरेट करेंगे, समझ में आ ही गया होगा। आशा करता हूँ कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है, अरे गर्मी में लग रहा है भाई। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह किताब है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सिखाती है। समझ गए। आप बताइए, आपसे पूछा है 10th में 2016 में भी पूछा है कि व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और या ये पूछा है निम्नलिखित शब्दों में किसमें वी उपसर्ग है, तो क्या बोलेंगे आप व्याकरण शब्द में। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग है, क्या पता है भाई पूछे कौन सा प्रत्यय है, आप लोग अन्य प्रत्यय मारेंगे। हाँ, क्योंकि उपसर्ग पूछते पूछते एग्जामिनर थक गया है, तो अब क्या पूछ सकता है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, क्या धातु है भाई। हाँ ठीक, चलिए समझ में आ गया, धन्यवाद।